सो डू और डोंट पे वीडियोस तो आपने काफ़ी देखी होगी यूट्यूब पे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए बिल्कुल ही अलग सा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन उतनी ही बेनिफिशियल होएगी आपके लिए। चारों के चारों मॉड्यूल में ऐसी बातें मैं बताऊंगा जो बच्चे पता होने के बावजूद भी वो गलतियां करते हैं, और कई इंस्टीट्यूट कुछ चीज़ों के लिए मना करते हैं, लेकिन वो चीज़ करनी होती है, लिखनी होती है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी और आपको हैरान करेंगी। सो चारों के चारों मॉड्यूल पे क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, आपको फुल डिटेल्ड इस वीडियो में मिलेगी उसकी। सो वीडियो के साथ जुड़े रहें, बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखें। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं वीडियो में। सो वेलकम टू द वीडियो गाइस। तो जैसा कि इंट्रो में आपको पता चल गया है कि आज की वीडियो बड़ी ही बेनिफिशियल रहेगी हर एक बच्चे के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। हम चार के चार मॉड्यूल की बात करेंगे, लिसनिंग की भी, रीडिंग की भी, राइटिंग एंड स्पीकिंग। चारों के चारे जो मॉड्यूल है उसमें डू एंड डोंट्स, ये चीज़ मैं नहीं कह रहा। बहुत से मुझे ऐसे कमेंट करने लग जाते हैं, सर आपको क्या पता है, ऐसे है वैसे है। किसी भी बच्चे की माइंड में कोई भी किसी भी तरह की कोई डाउट हो, जाओ अपने आइल्स अपनी आइल्स डॉट IDP.com जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना एग्ज़ाम फिल करते हो, उस वेबसाइट पे जाओ। आपको सारे के सारी इंस्ट्रक्शंस क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सेम एज मिलेंगी। वहीं से ही मैं ये लेकर आया हूँ, ठीक है। सो मैं आपको सबसे पहले बात करेंगे लिसनिंग मॉड्यूल की। ओके, तो जहाँ पे आपके सामने दो हैं, एक तो है आपका डू, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो विदाउट ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिसनिंग में क्या चीज़ करनी चाहिए, तो कह रहा भी आंसर ऑल द क्वेश्चंस। सबसे पहले तो ये माइंड में रखो भी सारे क्वेश्चन का आंसर दो मैं, यू डोंट लूज मार्क फॉर एनी ब्लैंक स्पेस। ओके, सो अगर आपने कोई कुछ भी ब्लैंक छोड़ दिया तो आपके उसके मार्क्स कट जाएंगे। आपको नहीं करना है ऐसा, तो सबसे पहले ये चीज़ करनी है कि कोई भी चीज़ ब्लैंक ना छोड़ो। सेकंड, यूज़ प्रिपरेशन टाइम टू हाईलाइट कीवर्ड्स इन क्वेश्चन पेज इंक्लूडिंग हेडिंग्स। तो ये मैंने अपनी पीछे वाली वीडियो में भी बताया था, लिसनिंग वाली में, कि अपना जो टाइम मिलता है ना आपका भी हर एक सेक्शन से पहले, उस टाइम को कीवर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया करो, चाहे आपके हेडिंग्स हो चाहे मैचिंग्स हो, कोई भी हो, ठीक है। देन थर्ड, स्टिक टू योर वर्ड लिमिट, नो मोर देन 2 वर्ड्स और अ नंबर। तो इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखा करो। पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया था कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है, अगर नो मोर देन 2 वर्ड्स हैं तो दो से ज़्यादा ना हो, ठीक है। और एंड ए नंबर, तो ये चीज़ मैंने क्लियर करी थी पीछे वाली वीडियो में, वो आप देख लेना अभी कैसे इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना है। थर्ड, नेक्स्ट इज प्रैक्टिस लिसनिंग टू मोनोलॉग्स। मोनोलॉग्स क्या होता है, आपके सामने बताया हो, वन पर्सन स्पीकिंग एंड डायलॉग्स दैट मोर देन वन पर्सन स्पीकिंग। मतलब कह रहा है भी प्रैक्टिस करो सुनने की, कि अगर एक बंदा बोल रहा है तो उसकी भी प्रैक्टिस करो, जिस स्पीकिंग और जिस लिसनिंग में 2 बंदे बोल रहे हैं उसकी भी करो, 3 भी बोल सकते हैं उसकी भी करो। ज़्यादातर जो पैसेज होता है, थर्ड पैसेज होता है, उसमें 2 से ज़्यादा बंदे स्पीक कर रहे होते हैं, तो उसमें लिसनिंग इसलिए आपको हार्ड लगती है क्योंकि उसमें जो पर्सन होते हैं, स्पीकर होते हैं, 2 से ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस आप पहले रखो। देन चेक योर स्पेलिंग्स टू मेक श्योर दैट यू डोंट लूज मार्क अननेसेसरली। ओके, सबसे ज़रूरी बात स्पेलिंग्स, सारी की सारी लगभग आपकी जो लिसनिंग है तकरीबन 80% स्पेलिंग्स की टिकी है, तो स्पेलिंग्स द्वारा रीचेक जरूर करें। टाइप ए हाइफनेटेड वर्ड एज वन वर्ड। देखो जिसमें हाइफन होता है आपको पता ही, जैसे गुड लुकिंग, इसमें ये बीच में हाइफन है, ये 3 के बाद हाइफन है, ईयर ओल्ड, ये एक वर्ड ही काउंट होगा इसमें। ये आपका ये मतलब नहीं है गुड लुकिंग 2 है तो 2 आ जाएंगे, 3 years old इसमें हाइफन लगे हुए हैं, तो इसमें अगर लिखे 3 वर्ड्स हैं या 3 होंगे, नहीं, ये 1 वर्ड ही आएगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। देन अब वो चीज़ जो नहीं करनी है आपको लिसनिंग में, ओके, तो क्या नहीं करनी, रश ट्रांसफरिंग योर आंसर, कभी भी जल्दी जल्दी में आंसर ट्रांसफ़र मत करो, ठीक है। इन द केस पुट द आंसर इन रॉन्ग स्पेस और मेक ए स्पेलिंग मिस्टेक। इससे क्या हो सकता है, आप कोई और का थर्ड का आंसर फोर्थ में या फिफ्थ में लिख सकते हो, या फिर आपको स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हो। ओके, यूज़ द रॉन्ग पंचुएशन फॉर द नंबर, ये भी चीज़ नहीं करनी, भी आपको पता होना चाहिए पंचुएशन क्या होती हैं, फुल स्टॉप कोमा वगैरह भी कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये लिखना है तो अगर आपने यहाँ पे पॉइंट की जगह पे
अगर आपने कोमा लगा दिया तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। आपको पंचुएशन की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, जस्ट यूज प्रैक्टिस टेस्ट, अकेले प्रैक्टिस टेस्ट ही ना करते रहो, ठीक है। ट्राई लिसनिंग टू वैरायटी ऑफ मटेरियल, और भी चीज़ें होती हैं जिनको आप सुनकर अपनी लिसनिंग पावर इंप्रूव कर सकते हो। मूवीज़ देख सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट्री सुन सकते हो, ऐसी कई चीज़ें हैं। अकेले प्रैक्टिस टेस्ट पे आप डिपेंड ना रहो। फोकस ऑन जस्ट वन टाइप ऑफ स्पीकर, ऐसे भी ना करो विथ जस्ट एक टाइप के स्पीकर। अगर आप लिसनिंग कर रहे हो तो आप मान लो वहाँ पे दो बंदे बोल रहे हो, आपका अगर ये मोटिव है अभी मैं एक बंदे पे फोकस करूँ, वो चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको अगर जब प्रैक्टिस भी करनी है तो एक एक्सेंट की प्रैक्टिस नहीं करनी, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश जो ज़्यादातर नॉर्मली आती है, कई बच्चे उसी पे डिपेंड हो जाते हैं, भी मुझे वही समझ लगता है। जब और कोई एक्सेंट आ जाता है तो उनको समझ नहीं लगती, तो क्या करो, लिसन टू वैरायटी ऑफ एक्सेंट, अलग अलग एक्सेंट ट्राई करो। देन कंसंट्रेट ओनली वन क्वेश्चन एट अ टाइम, ये भी चीज़ गलत है। अगर आप ऐसे करते भी आपकी जो फोकस है सिर्फ एक क्वेश्चन पे ही रहती है जब आप लिसनिंग करते हो, वो चीज़ गलत है। कीप एन आई ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द केस यू मिस द आंसर टू द प्रीवियस वन, अगले क्वेश्चन पे भी आपकी निगाह होनी चाहिए। अगर आपका आंसर मिस हो चुका है तो जल्दी जल्दी अगले पे चले जाओ, स्किप कर दो चीज़, उसी पे मत टिके रहो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी लिसनिंग को इम्प्रूव करेंगी भी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपके सामने है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज रीडिंग। रीडिंग में क्या करना चाहिए, सबसे पहले रीडिंग क्या कहती है, सबसे पहले तो आपने क्या करना चाहिए रीडिंग में, आंसर ऑल द क्वेश्चन, वही चीज़ है, हर एक चीज़ का आंसर दो, ऐसे ब्लैंक छोड़ के ना आ जाओ। अगर आपको लास्ट में कोई नहीं मिल रहा तो आप अपने जो तुक्के वगैरह लगाते हो लगा सकते हो, लेकिन ब्लैंक मत छोड़ के आओ। लुक एट द हेडिंग एंड सब हेडिंग ऑफ द आर्टिकल टू गिव यू गुड जनरल आइडिया व्हाट इज़ अबाउट। देखो जब आपके पास पैसेज मिलता है ना, उसकी जो ऊपर मेन टॉपिक होता है, हेडिंग या कोई सब हेडिंग भी नीचे दी होती है, उसको एक बार अच्छे से देखो ताकि आपको आइडिया हो जाए ये किसके बारे में पैसेज है, ठीक है। सीधा पैसेज से स्टार्ट कर देते हो, हेडिंग देखते नहीं। बहुत से बच्चे हैं, 50% बच्चे हेडिंग नहीं देखते, मुझे पता है, तो देखा करो ताकि आपको आइडिया हो जाए, आप प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। हाईलाइट द कीवर्ड इन क्वेश्चन टू हेल्प यू टू फाइंड द लोकेशन ऑफ आंसर इन द क्वेश्चन क्विकली, ये तो आपको पता ही होगा। बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो बच्चों को पता होगी, ठीक है, वो कहेंगे ये तो हमें पता ही था, लेकिन फिर भी वो बच्चे वो गलती करते हैं, ये चीज़ आप देखना। लगभग 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता होते भी वो चीज़ करते हैं, ठीक है। आपको इसी में पता चलेगी वो चीज़ें, ठीक है। ये तो आपको पता है कि हेडिंग्स सॉरी हाईलाइट करने हैं कीवर्ड्स। देन मेक श्योर द एविडेंस यू यूज टू डिसाइड योर आंसर कवर्स द होल स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, नोट जस्ट वन और टू कीवर्ड्स। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपने आंसर यहाँ पे आपको लोकेशन मिली है, वो चीज़ सिर्फ एक या जो क्वेश्चन में एक या दो कीवर्ड को कवर नहीं करती होनी चाहिए, उस पे सारा का सारा जो क्वेश्चन है उसी में से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें लिखा है कि यूएसए इज़ द बिगेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड, और अगर आपको पैसेज में मिल गया यूएसए, तो इसका मतलब यही नहीं है कि यूएसए का आंसर इधर भी यूएसए, इधर भी यूएसए वहीं पे मिलेगा। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर उसी यूएसए जहाँ पे आपको मिला है अगर वहाँ पे है, देन फिर वहाँ से आंसर लगाइए। मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड से आपका आंसर नहीं लगेगा, पूरा इंडिविजुअल आइडिया वहाँ पे होना चाहिए, फिर आपका आंसर लगेगा, ठीक है। देन ट्रांसफर योर आंसर टू द आंसर शीट इन सेक्शन रेदर देन वेटिंग अंटिल द एंड ऑफ द टेस्ट। जैसे जैसे आपका सेक्शन पूरा होता जाता है, अगर फर्स्ट पैसेज पूरा हो गया तो अपने आंसर शीट में ट्रांसफ़र कर लो, ठीक है। वेट ना करो भी टेस्ट कब ख़त्म होगा तब करूँगा, ठीक है, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। जैसे फर्स्ट पैसेज हो गया तो फर्स्ट के करो, सेकंड हो गया तो सेकंड के करो, क्योंकि लास्ट में टाइम नहीं बचता रीडिंग के केस में, और एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिलता, आपको पता है रीडिंग के केस में। लुक आउट द डिस्ट्रैक्टर्स लाइक इनकरेक्ट चॉइस इन द क्वेश्चन एज दे विल बी मेंशन एट लीस्ट समवेयर इन द आर्टिकल। देखो इसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया अभी यूएसए इज़ द बिगेस्ट इकॉनमी, हो सकता है यूएसए कई जगह पे लिखा हो, फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड पैसेज में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, जो आपके पैराग्राफ है, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो चीज़ आपको देखनी है, अच्छे से देखनी है मेरा आंसर कहाँ है, तो वो ऐसी डिस्ट्रैक्शंस का ध्यान रखना है आपको। रीड द वैरायटी ऑफ आर्टिकल इन योर फ्री टाइम टू बिल्ड योर वोकेबलरी, ठीक है। आर्टिकल्स पढ़ो अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। रिमेंबर द आंसर टू सम क्वेश्चन टाइप अपीयर इन ऑर्डर इन द आर्टिकल, yes no not given, true false not given, multi choice you don't have to answer them in order। देखो दोबारा पढ़ो,
अच्छी बात लिखी, रिमेंबर दैट द आंसर टू सम क्वेश्चन टाइप अपीयर इन ऑर्डर इन द आर्टिकल। ठीक है, लाइक यहाँ पे यस नो नॉट गिवन दिया है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन दिया है, मल्टीपल चॉइस है, यू डोंट हैव टू आंसर देम इन ऑर्डर। तो इसका मतलब ये देखो, ये कह रहे हैं भी ये बात नहीं है, मान लो पहले यस नो आ गए, फिर आपके फिलअप्स आ गए, या फिर आपकी मल्टी चॉइस आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पहले यही करने हैं या पहले वही करनी है जो चीज़ पहले, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो ऑर्डर को। ठीक है, अगर आपको लग रहा है मैं फिल इन द ब्लैंक्स पहले कर लूँ तो फिल इन द कर लो, मल्टीपल चॉइस लग रहा है तो मल्टीपल चॉइस कर लो। ठीक है, तो ये है आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें आपके दिमाग में रख लो, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए रीडिंग में। ओके, लीव इट टू द लास्ट मिनट टू ट्रांसफर योर आंसर टू द आंसर शीट। वही बात भी, ऐसा मत करो कि लास्ट ये आंसर को ट्रांसफ़र करने वाली बात वो लास्ट पे मत छोड़ो, साथ की साथ करो। ठीक है, इसके लिए यू नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। वेस्ट योर टाइम ऑन द वन क्वेश्चन इफ़ यू डोंट नो द आंसर। देखो, स्किप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, देन स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट मत करो अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा। ट्राई योर बेस्ट आंसर, देन मूव टू द नेक्स्ट। ओके, जस्ट डू प्रैक्टिस टेस्ट, मेक श्योर यू रीड ए वैरायटी ऑफ आर्टिकल एंड टॉपिक्स। सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट पे डिपेंड मत रहो। देखो, ये चीज़ें वो है भी जो आपको नहीं करनी, तो क्या नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट पे डिपेंड मत रहो, और भी चीज़ें पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, टॉपिक्स पढ़ो, जो रीडिंग से दूसरा। आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, जैसे मर्जी करो। Decide your answer by simply matching one keyword in the question to the one word in the article. Make sure the whole question, वही बात आ गई जो पहले थी वहाँ पे भी, एक वर्ड से अपना आंसर मत लगाओ सारा। मान लीजिए अब आपकी हेडिंग आ चुकी है, आपको हेडिंग में कोई सेंटेंस, हेडिंग में आपको लिस्ट में एक हेडिंग आ गई, द बैड इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। ओके, अगर आपको पोल्यूशन वहाँ पे वर्ड मिला और इधर आपको पोल्यूशन वर्ड एक पैसेज में मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं है अभी वो उसी के बारे में है पोल्यूशन। ये देखो भी उसमें अगर बैड इफेक्ट की बात की या पूरा का पूरा पैसेज बैड इफेक्ट की बात कर रहा है, तो उसकी हेडिंग वो लगेगी, एक वर्ड से नहीं लगेगी। प्रॉपर उसमें सारा का सारा होना चाहिए। ठीक है, कलेक्टिव आइडियाज़ होने चाहिए, इंडिविजुअल आइडिया नहीं होना चाहिए। चूज फॉल और नो इफ नो एविडेंस इन द आर्टिकल टू प्रूव। कई बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको नहीं मिलता आंसर ट्रू और फॉल्स में, वो उसका फॉल्स या नो लगा के आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना, उस केस में आपको नॉट गिवन लगाना है। कई बच्चे करते हैं, ठीक है, अगर उनको नहीं मिल रहा आंसर तो उसका नो या फॉल्स लगाते हैं। ऐसी चीज़ नहीं करनी, आपको नॉट गिवन लिखना है उस चीज़ का। तो ये था आपका रीडिंग का। सो जुड़े रहे, लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आपको राइटिंग में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। मैं उसके बाद लास्ट में आप राइटिंग के बारे में बात करेंगे, काफ़ी अच्छी चीज़ें पता चलेगी आपको, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में वो गलतियाँ मत करें। ओके, अब स्पीकिंग की बात करते हैं। स्पीकिंग में क्या करना चाहिए? सबसे पहले यूज़ फिलर्स। देखो, इन्होंने कहा है फिलर्स को यूज़ करो। फिलर्स लाइक आप या ऐसे बोलते हैं ना, कईयों के माइंड में है, कई इंस्टीट्यूट्स वाले भी कहते हैं भी वो चीज़ें यूज़ मत करो, लेकिन आईडीपी सीधा ही कह रहा है फिलर्स यूज़ कर सकते हो आप। लेट मी सी, गुड क्वेश्चन। अगर उसने कोई क्वेश्चन पूछा तो आप आगे से कह सकते हो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, शो दैट यू आर एबल टू कीप कन्वर्सेशन गोइंग एंड गिव हिम अ ब्रीफ मोमेंट टू कलेक्ट योर आइडिया। इससे क्या होता है भी, आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है भी अपने सोचने का, ठीक है, आइडियाज़ कलेक्ट करने का। तो फिलर्स आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यूज़ द 1 मिनट प्रिपरेशन टाइम इवन इफ यू नो द स्ट्रेट वे what you are going to talk about. It is helpful to use this time to organize your idea. कई बच्चे क्या करते हैं भी, अगर उनको टॉपिक आसान सा आ गया क्यू कार्ड का, तो वो 1 मिनट के टाइम को वैसे ही जाने देते हैं। कह रहे हैं भी अगर आपको आइडियाज़ भी पता है ना, फिर भी 1 मिनट का टाइम आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में यूज़ करें, ऐसे आप वेस्ट मत कर दें उसको। ठीक है, यूज़ लिंकिंग डिवाइसेस इन योर आंसर हाउएवर सो पर्सनली स्पीकिंग बिकॉज ऑफ डैट। ऐसे लिंकिंग वर्ड्स अपने आंसर्स में आप दे सकते हैं टू कनेक्ट द आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए। पर्सनली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज ऑफ डैट। ठीक है, दिस विल हेल्प विद योर फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस स्कोर। तो ये आपकी फ्लुएंसी वगैरह और फ्लो बनाने में, आपकी कोहेरेंस स्कोर के लिए आपकी हेल्प करेगा। ओके, स्पीक फॉर द फुल 2 मिनट्स इन पार्ट 2। पता ही आपको ये। तो राइट योर नोट्स इन लार्ज प्रिंट in your part 2 preparation so that you can see them more easily during the middle of your short talk.
जो आपको पेपर एंड पेन मिलता है क्यू कार्ड की प्रिपरेशन के लिए, टाइम मिलता है, उसमें जो आप लिखते हो उनको बड़ा बड़ा लिखो, लार्ज प्रिंट में लिखा है ना, ताकि आपको ईजिली आप उसको देख सको और बोल सको। ओके, देन रेफर टू योर नोट्स ड्यूरिंग योर शॉर्ट टॉक, यू डोंट लूज मार्क इफ़ यू डू। देखो ये कई बच्चों के माइंड में होता है भी उस जो अपने को पेपर में है उसकी तरफ देखना नहीं है तो वो अगला एग्जामिनर नंबर काट लेगा, ऐसा नहीं होता। उसकी तरफ देख कर उसको रेफर में लेकर आप कर सकते हो, बोल सकते हो, तो इससे यू डोंट लूज द मार्क, इससे आपका कोई मार्क या कोई बैंड नहीं डिडक्ट होगा। देन कीप द क्यू कार्ड इन द फ्रंट ऑफ यू ड्यूरिंग योर शॉर्ट टॉक एंड रेफर टू इट इफ यू हैव टू, यू डोंट लूज मार्क इफ यू डू। दूसरी बात, जो आपको क्वेश्चन क्यू कार्ड मिला है वो आप अपने सामने रख सकते हो, वही चीज़ आ गई उसके बारे में देख सकते हो, वही चीज़ दोबारा इन्होंने रिपीट कर दी, उसके बारे में भी आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, पहली बात उन्होंने पहले वो आपके नोट्स के बारे में बताया। दूसरी बात, जो आपको क्वेश्चन वाला जो कार्ड मिलता है उसको भी आप अपने सामने रख सकते हो, दूसरी बार उसके बारे में बता दिया उसने। आस्क फॉर द क्लैरिफिकेशन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड टू हियर द क्वेश्चन प्रॉपरली यू डोंट लूज द मार्क। ये भी बड़े बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन है भी, अगर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं लगा क्या मैं दोबारा पूछ सकता हूँ, उसको ऐसा तो नहीं लगेगा मुझे समझ नहीं आती मेरे नंबर कट जाएंगे, नहीं। अगर नहीं लगी तो यू कैन आस्क अगेन। ओके, इसके आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। यूज अनफेमिलियर और लेस कॉमन वर्ड्स इवन इन पार्ट 1, दिस विल शो दैट एग्जामिनर यू हैव ए वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी। ऐसे वर्ड भी आप बोल सकते हो, वोकेबलरी यूज़ कर सकते हो फर्स्ट पार्ट में भी, तो इससे अगले को लगेगा ये आपके पास वोकेबलरी है। ऑफर बोथ साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट इन पार्ट 3 एज अ वे ऑफ डेवलपिंग योर आंसर फर्दर। ओके, ऑफर बोथ साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट कह रहा है भी जो थर्ड पार्ट होता है ना, थर्ड पार्ट मान लो उसमें कोई कंपैरिजन वाला आ गया, ठीक है, भी डू यू लाइक ऑनलाइन और ऑफलाइन, या फिर कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आ गया भी आपको क्या चीज़ लगती है या क्या नहीं लगती, दोनों के बारे में बताओ आप, बोथ साइड के बारे में। एक साइड के बारे में बोल के चुप मत कर जाओ, दूसरे के बारे में जो दूसरी साइड है उसके बारे में भी आप बताओ और अपने आंसर को और एक्सप्लेन करो। ठीक है, ये क्या है, एक अपने आंसर को खींचने का तरीका है। तो ये चीज़ आपने करनी है। अगर आपको दो चीज़ों के पूछा है, एक चीज़ के बारे में बोल के मत छोड़ दो, दूसरे के बारे में बताओ। ठीक है, देन क्या चीज़ नहीं करनी, गिव शॉर्ट आंसर टू पार्ट 1, यू स्टिल नीड टू प्रूव द फ्लुएंसी टू बिगिन एबल टू एक्सटेंड योर आंसर नेचुरली। देखो ये स्पीकिंग वाली वीडियो में आई थिंक मैंने उसमें कहा था भी अपने आंसर को थोड़ा शॉर्ट रखें, ज़्यादा लंबा ना खींचें, लेकिन आई थिंक वो चीज़ मेरे से गलत बोली गई थी, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कह रहा हूँ भी आईटीपी के अकॉर्डिंग अपना आंसर थोड़ा लंबा रखो, छोटा मत रखो। ओके, सो सॉरी फॉर डैट। देन वरी इफ़ द एग्जामिनर स्टॉप यू इन द मिडल ऑफ योर सेंटेंस। देखो ये चीज़ें नहीं करनी, अभी ये चीज़ ये दिमाग में मत ले जाना अभी वरी करें भी अगर उसने मुझे रोक दिया है। ठीक है, वो कह रहे हैं भी इसके बारे में चिंता मत करो अगर एग्जामिनर ने आपको बीच में ही रोक दिया है। दिस डज नॉट इम्पैक्ट योर स्कोर, ये आपके स्कोर पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। दे आर ओनली ट्राइंग टू स्टिक टू द टाइम लिमिट्स टू ईच स्टेज ऑफ द टाइम। हो सकता है भी वहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा हो चुका हो तो उसने आगे वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर देगा, ताकि इसका टाइम लिमिट होती है हर चीज़ की। सो अगर आपको बीच में रोक दे तो इसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वेट फॉर द एग्जामिनर टू आस्क वाई, ऐसा भी मत करो कि एग्जामिनर वाई पूछेगा तो मैं उसका वेट करूँ ना। कह रहे हैं भी अपना आंसर सीधा सीधा दे दो, उसके वाई का जवाब उसी में दे दो, आपको भी पता है। तो आपके माइंड में ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए भी वो वाई पूछेगा तभी आंसर दो। स्पीक क्विकली एज दिस इफेक्ट योर प्रोनाउंसिएशन सच एज रिदम्स एंड इंटोनेशंस। देखो तेज नहीं बोलना, ज़्यादा तेज नहीं बोलना, क्योंकि इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इफेक्ट होगी, आपकी इंटोनेशंस और रिथम्स। आपको इंटोनेशंस का मतलब पता होगा भी, इंटोनेशंस का मतलब होता है कि किस चीज़ को थोड़ा जोर दे के बोलना है, वेरिएशन अपनी वॉइस में, तो उससे ये चीज़ इफेक्ट होती है। उसके बाद रिमेंबर डैट गुड फ्लुएंसी डज नॉट मीन स्पीकिंग फास्ट। ये चीज़ याद रखना कि जो अच्छी स्पीकिंग का मतलब ये नहीं है भी आप तेज तेज बोलो। इट मीन्स यू आर एबल टू स्पीक विदाउट हेजिटेशन एंड एबल टू एक्सटेंड योर आंसर। अच्छी स्पीकिंग वो है कि आप हेजिटेट नहीं कर रहे हो और अच्छे से अपने आंसर्स दे रहे हो। ओके, गो बैक एंड करेक्ट द मिस्टेक, ये चीज़ नहीं करनी आपने। ऑटो करेक्शन जिसे बोलते हैं, ठीक है, आई लाइक द शॉपिंग, नो नो नो, आई लाइक द ट्रैवलिंग, ऐसे भी मतलब अपना ऑटो करेक्ट सेल्फ करेक्शन नहीं करनी। लीव इट, कीप गोइंग विद आंसर, हो गई तो छोड़ दो, आंसर के साथ चले रहो। इट विल अदरवाइज इट कैन इम्पैक्ट योर फ्लुएंसी, तो नहीं तो ये आपकी फ्लुएंसी को इम्पैक्ट करेगा। देन गिव बेसिक आंसर इन द पार्ट 1।
ठीक है। पार्ट 1 में जा बेसिक से आंसर दो, ठीक है। नो 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 सॉरी, नहीं देने बेसिक से आंसर, बेसिक से आंसर नहीं देने। रिमेंबर दैट दिस पार्ट ऑफ द टेस्ट फॉर 5 मिनट्स दैट यू स्टिल बीइंग असेस्ड ऑन व्हाट यू से। तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, ये 5 मिनट का होता है। इससे आपका दैट यू आर स्टिल बीइंग असेस्ड ऑन दैट यू से, मेक श्योर यू यूज ए वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी एंड गिव एक्सटेंडेड आंसर। तो इसमें लंबे आंसर्स रखें, वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी यूज़ करें पार्ट 1 में। ओके, ये चीज़ मैंने पहले भी कहा, मैंने पीछे वाली वीडियो में गलत बता दी थी थोड़ी। सो आप ये चीज़ थोड़ा ऐसे बोल सकते हो, थोड़ा खींच के बोलना है। गिव मेमोराइज्ड आंसर, ये चीज़ नहीं करनी, मेमोराइज्ड आंसर्स नहीं देने आपने। ट्राई टू स्पीक मोर ऑथेंटिकली, और आपने ज़्यादा ऑथेंटिकली स्पीक नहीं करना, मेमोराइज आंसर्स नहीं देने, इसके आपके मार्क्स कट जाएंगे। इट इज़ हार्ड टू स्पीक विद गुड प्रोनाउंसिएशन एंड एक्यूरेसी इफ़ यू आर ट्राइंग टू आंसर समथिंग बाय हार्ट। तो अगर आप ये चीज़ देख रहे हो भी, इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। और वरी इफ़ द एग्जामिनर डजंट मेक स्मॉल टॉक विद यू बिफोर द टेस्ट, अगर आपके साथ एग्जामिनर ने कोई शॉर्ट टॉक नहीं की। कई बच्चों का मानना होता है भी, अगर मेरे से एग्जामिनर, जब आप अंदर गए, अगर आपके साथ एग्जामिनर ने कोई शॉर्ट टॉक नहीं की तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, यार ये तो थोड़ा खड़ूस होगा या वैसे होगा, तो उसकी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन ट्रांसलेट व्हेन यू स्पीक, दिस विल इफेक्ट योर फ्लुएंसी। ट्रांसलेट व्हेन यू स्पीक, एक ये चीज़ भी बड़ी होती है, अभी बच्चे क्या करते हैं, अपने आंसर को ट्रांसलेट करने लग जाते हैं। एक कोई वर्ड वोकैबुलरी बोल दी तो उसके साथ उसकी ट्रांसलेशन और दे देते हैं, भी इसका मतलब ये है। वो चीज़ नहीं करनी आपने, ये आपकी फ्लुएंसी को करेगी इफ़ेक्ट। ओके, तो ये चीज़ें आपने अपने स्पीकिंग में आपने ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट इज़ राइटिंग। तो राइटिंग में सबसे पहले में टास्क 1 में क्या चीज़ें करनी है, तो क्या चीज़ें करनी है सब में, हैव ए क्लियर सेपरेटेड पैराग्राफ, आपके जो पैराग्राफ्स होने चाहिए अलग अलग, ठीक है। डिवाइड योर बॉडी पैराग्राफ क्लियरली, ऐसे ना हो कि पता ही ना चले एक लाइन के नीचे दूसरा स्टार्ट कर दे, पता ही ना चले अगले को। क्लियरली सेपरेटेड होने चाहिए। इंक्लूड ए सफिशेंट अमाउंट ऑफ डाटा, और उसमें जो डाटा होना चाहिए टास्क 1 में वो सफिशेंट होना चाहिए। कई बच्चे सिर्फ थ्योरी ही लिख देते हैं, डाटा बहुत कम डालते हैं, वो चीज़ गलत है। मेक कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऑफ द डाटा, कंपैरिजन और कंट्रास्ट होना चाहिए, चाहे बार ग्राफ है लाइन ग्राफ है, उसमें कंपैरिजन कर लिया करो, अच्छा रहेगा। लिंकिंग वर्ड यूज़ करने हैं, आपको पता ही, हाउएवर वाले, ओवरऑल वाले, टू कनेक्ट द पैराग्राफ विद इन पैराग्राफ। देन ओके, देन इंक्लूड एन ओवरव्यू एंड मार्क इट क्लियरली, ओवरव्यू होना ही चाहिए, ठीक है। डिपेंड नहीं करता स्टार्टिंग में देख रहे हो लास्ट में देख रहे हो, ओवरव्यू होना चाहिए। इंक्लूड ओवरव्यू फॉर द प्रोसेस एंड मैप क्वेश्चंस एज वेल, चाहे मैप है, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि मैप और प्रोसेस के लिए ओवरऑल नहीं होता, होता है, लिखना है। चेक एनी टाइम रेफरेंस एंड यूज़ करेक्ट वर्ब टेंस, टेंसेस सही होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर पास्ट में है तो सेकंड फॉर्म में होना चाहिए, फ्यूचर वाले हैं तो उस हिसाब से टेंसेस आपके होने चाहिए। इंक्लूड ऑल की फीचर्स फ्रॉम डायग्राम्स, अदरवाइज यू विल लॉस द मार्क्स। ओके, इंक्लूड ऑल की फीचर्स फ्रॉम द डायग्राम, अदरवाइज यू विल लॉस द मार्क्स। की फीचर्स का यहाँ से मतलब है आपका ऑल द की फीचर्स, मतलब जितने भी, मान लो यहाँ पे आपके लाइन ग्राफ दी हुई है, अगर 3 लाइनें हैं तो तीनों की तीनों चाइना की है, इंडिया की है, ये आपकी जापान की है, तीनों के तीनों को बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर नहीं दी एक के बारे में तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। की फीचर्स का मतलब यहाँ पे ये क्या नहीं करना चाहिए, कॉपी टू मैनी वर्ड्स एंड फ्रॉम इनपुट लैंग्वेज इन द क्वेश्चन। बहुत कॉपी टू मैनी वर्ड्स, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसमें से सेम की सेम आप इंट्रो में जो लिख देते हो कॉपी करके, वो नहीं करनी, ठीक है। वो कॉपी नहीं करने, सारे के सारे वर्ड नहीं करने, मतलब एक आधा कर सकते, टू मैनी वर्ड्स। डिस्क्राइब ईच लाइन सेगमेंट वन बाय वन, ट्राई टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट देम। ये भी जरूरी नहीं है अभी हर एक पॉइंट को आपने बताना है, हर एक लाइन सेगमेंट की छोटी छोटी चीज़ के बारे में बताना है। सेगमेंट का मतलब है छोटे छोटे हर एक चीज़ की स्मॉल इन्फॉर्मेशन, ऐसा मत किया करो, ठीक है। लाइन के बारे में तो बताना है, लेकिन हर एक लाइन कब बड़ी कब निकली ये हर एक बारे में, सिंगल पॉइंट के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं होती। इंक्लूड्स डाटा एंड फिगर फ्रॉम द ओवरव्यू, ओवरव्यू में ओवरऑल में कभी भी डाटा और फिगर्स नहीं डालने, ठीक है। अदरवाइज इट में लुक लाइक एन बॉडी पैराग्राफ, नहीं तो ये लगता है ये भी एक बॉडी पैराग्राफ है। स्पेंड टू मच टाइम ऑन लेस सिग्निफिकेंट डाटा, जो डाटा जरूरी नहीं है उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत किया करो।
ट्राई टू कंबाइनिंग दीज टुगेदर एंड स्पेंड मोर देन डाटा देन मोर एलिमेंट। देखो 2-3 डाटा को इकट्ठा जोड़ के कंबाइन करके एक ही सेंटेंस में लिख दिया करो। छोटे छोटे जब आप लिखते हो सिंगल सिंगल लाइन में वो चीज़ गलत हो जाती है। तो टास्क 1 में आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फाइनल आपका टास्क 2 बहुत बच्चे गलतियां करते हैं इसमें, तो इसको आप देखते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए क्या नहीं, सबसे पहले करना क्या चाहिए, आंसर ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले इंट्रो में भी अपने आंसर को दे दो, ऑल पार्ट्स अपने क्लियर होने चाहिए हर एक पार्ट का। अगर एडवांटेज एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होने चाहिए, एग्री डिसएग्री तो एग्री और डिसएग्री दोनों होने चाहिए। मेक श्योर योर ओपिनियन इज क्लियरली मार्क्ड। अगर ओपिनियन वाला ऐसे है तो आपका ओपिनियन क्लियरली पता होना चाहिए, लगना चाहिए इंट्रो में। चाहे आपने बीपी बनाया है तो उसमें पता लगना चाहिए भी हाँ भी बच्चे का ओपिनियन ये है, क्लियरली मार्क्ड होना चाहिए। यूज पैराग्राफ अदरवाइज यू विल लूज। इसमें भी पैराग्राफ तो बनेगी। हैव ए क्लियर टॉपिक सेंटेंस एट द बिगिनिंग ऑफ योर बॉडी पैराग्राफ। जो आपकी पैराफ्रेजिंग होती है, टॉपिक सेंटेंस है बिगिनिंग में आपके बीपी के। मैं पहले भी कहता हूँ, मान लीजिए आपके बारे आपका आगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आपका सेल फोन, तो अगर आप बीपी फर्स्ट बनाने जा रहे हो तो क्लियरली मेंशन करो किसकी एडवांटेजेस। द मेन एडवांटेज ऑफ सेल फोन इज इट हेल्प्स इन स्टडीज। तो किसकी, तो मेन टॉपिक भी फ़ायदे पे था सेल फोन के, तो वही चीज़ मैंने क्लियरली मेंशन करनी है बॉडी पैराग्राफ की स्टार्टिंग में। मेक ए क्लियर सेपरेशन बिटवीन द पैराग्राफ, वही पीछे वाली बात, ठीक है, सेपरेट होने चाहिए। यूज़ पंचुएशन सफिशिएंटली करेक्टली इन योर सेंटेंस। कई बच्चों को पता ही नहीं है कोमा कहाँ पे आना है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फुल स्टॉप ही नहीं लगाते, ठीक है, अगर एक आधा कनेक्टर यूज़ किया तो उसके बाद में कोमा नहीं लगाते, तो पंचुएशन आपके मार्क्स को कम कर देंगे, ठीक है। सो फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, एस्ट्रोफीज लगा सकते हो, कॉमास लगा सकते हो। तो कई बच्चों के माइंड में ये भी ऐसा भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते हो आप, ठीक है। यूज़ करो, यहाँ पे ज़रूरत है। यूज़ एग्जाम्पल्स को यूज़ करो। ओके, अब क्या नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। डोंट मेक लिस्ट ऑफ आइडियाज़ इन योर बॉडी पैराग्राफ। ऐसा ना करो भी एक ही बॉडी पैराग्राफ में 4-5 आइडिया दे दो, गलत है, वो नहीं करना। चाहे एक आइडिया दो लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन करो, डेवलप करो। ओके, यूज़ हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट्स। कभी भी पैराग्राफ के आगे है अगर एडवांटेज है, कई बच्चे आगे बुलेट पॉइंट्स देने लग जाते हैं, वो चीज़ गलत है, वो नहीं करनी, मार्क्स आपके लूज़ हो जाएंगे। रिपीट द सेम वोकैबुलरी, पता ही आपको, वोकैबुलरी दोबारा रिपीट मत करें, ठीक है। ट्राइंग टू यूज़ रेफरेंसिंग वर्ड्स दैट दिस, ठीक है। मतलब मान लो आपके सेल फोन के बारे में बात आ गई तो द मेन एडवांटेज सेल फोन स्टार्टिंग में लिख दिया, इट यूज़। ये एक बच्चे ने आइल्स का एग्जाम दिया, राइटिंग में रह चुके हैं 5.5 बैंड, फिर एक मंथ बाद एग्जाम दिया और आ हैं 7.5 बैंड। तो ऐसा पॉसिबल हुआ हमारे राइटिंग के आइल्स कोर्स द्वारा। इस कोर्स में आपको हर एक टाइप के टास्क 1 टास्क 2 की वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। ये आपके सामने है, ऑडियो वीडियो सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा आपको एग्जाम लेवल की लिसनिंग, एग्जाम लेवल की रीडिंग के पीडीएफ, प्लस आपको राइटिंग के नोट्स जो आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स द्वारा तैयार किए गए टास्क 1 टास्क 2 के 9 बैंड के सैंपल्स, प्लस आपको वोकैबुलरी के सैंपल्स भी मिलेंगे, प्लस आपको एक मैरून बुक भी मिलेगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये कुछ बच्चों के हमारे फीडबैक्स हैं, आप देख सकते हो, जिन्होंने ये कोर्स लिया और अमेजिंग बैंड स्कोर उन्होंने हासिल किया। जिस बच्चे को भी ये कोर्स चाहिए, ये गिवन नंबर है, इस पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है। इस कोर्स की जो प्राइस है वो है 999। थैंक यू सो मच। लो दीज दे ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। राइट इन शॉर्ट सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस में मत लिखना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करने। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब ये नहीं है भी आप कहो कि सर आप तो कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज नहीं करने। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या होता है, बिकॉज वाले से शुरू कर सकते हो, सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है। ओके, तो सिंपल्स आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज कर सकते हैं टू अचीव हायर बैंड्स। यूज इन्वेंटेड स्टैटिस्टिक्स इन एग्जाम्पल। मैं हमेशा कहता हूँ एग्जाम्पल में कभी भी डाटा यूज मत करो। ये स्टैटिस्टिक्स का मतलब आपको पता ही है, परसेंटेज वगैरह यूज मत करो, डाटा यूज मत करो, गलत है, डोंट में आ गया ना, यहाँ पे देख सकते हो। हैव पैराग्राफ विद ए सिंगल सेंटेंस। कोई ऐसा पैराग्राफ मत बता देना जिसमें एक ही लाइन हो, ठीक है, कभी भी ऐसी चीज़ मत करना। पैराग्राफ एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस का होना चाहिए। बिगन एवरी सेंटेंस इन लिंकिंग वर्ड। ये देखो बड़े बच्चे कहते हैं सर लिंकिंग वर्ड से क्यों नहीं यूज़ करना, नहीं यूज़ करना। ये देखो कभी भी अपना जो सेंटेंस है अपना लिंकिंग वर्ड से यूज़ मत करो, जैसे फर्दर मोर, इन एडिशन, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हर एक सेंटेंस को ऐसे ओवर यूज़, इफ़ यू ओवर यूज़ दैम यू मे लूज। तो मैं हमेशा कहता हूँ इफ़ यू ओवर यूज़ दैम, अगर आप कनेक्टर्स का ओवर यूज़ करोगे तो आपके मार्क्स हमेशा कट जाएंगे।
ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, बड़ी ही अच्छी चीज़ें हैं जो आपको आईडीपी ने पहले ही बता रखी हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते, जस्ट जो आपको इंस्टीट्यूट में बताया जाता है उसी के बारे में ही देखते हैं, लिखते हैं, करते हैं, जो उन्होंने कह दिया सब कुछ दिया हुआ है ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओ आप देखो, ठीक है। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और कमेंट करना मत भूलें। बहुत सी वीडियोस अब ऐसी आने वाली हैं जो आपके स्कोर को आगे लेकर जाएगी। अब मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा अभी आईडीपी कैसा ऐसे कहता है लिखने के लिए और बच्चे कैसा ऐसे लिखते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में।